नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं कैंसर पे चर्चा इस अनोखे यूट्यूब सीरीज पे जहां हम बात करते हैं कैंसर की। हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं अपने डोमेन में और हमसे बात करते हैं कैंसर के बारे में, उसके तमाम पहलुओं के बारे में। आज हमारे साथ एक बहुत अनोखे गेस्ट हैं जिनका नाम है मिस उर्वशी प्रसाद, जो कि डायरेक्टर हैं नीति आयोग में और पॉलिसी बनाती हैं। उर्वशी जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। उसी जी, हमारे समाज में या देश में या कल्चर में जो भी कह लीजिए, जब भी हम प्रॉब्लम में होते हैं हमेशा 2 लोगों की तरफ देखते हैं। एक तो होता है भगवान, दूसरा होती है सरकार। और हम उम्मीद करते हैं उनसे बहुत सारा, और कब कई बार जो है इमोशनली, साइकोलॉजिकली या जो भी बोलिए आप, बहुत सारी हेल्प मिलती भी है और हिम्मत आती है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी सरकार यानी कि आपके जो डिपार्टमेंट है और किस तरह से जो कैंसर का इकोसिस्टम है, हमें और डिटेल में बता सकते हैं इसके बारे में कि क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कैसे-कैसे इस पे काम हो रहा है। एंड बिफोर वी स्टार्ट, मैं चाहूँगा कि आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें सो दैट हमारे जो श्रोतागण हैं या जो लोग हमें देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके बारे में थोड़ा-सा और ज़्यादा समझ पाएँ। जी, तो मेरा बैकग्राउंड लाइफ साइंसेज़ और पब्लिक हेल्थ में ही है। मैं बहुत सालों से काम किया है इस स्पेस में और अलग-अलग स्टेक होल्डर्स के साथ काम किया है पॉलिसी में आने से पहले। और पिछले 6 साल से करीब मैं हूँ नीति आयोग में, जहाँ मैं हेल्थ और हेल्थ सेक्टर रिलेटेड पॉलिसीज़ पे काम करती हूँ। तो नीति आयोग का जो है एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके साथ काम करने का तो रोल है ही। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो रोल है वो है राज्य सरकारों के साथ काम करने का। हुँ, हुँ। तो बहुत ज्यादा जो हमारा एंगेजमेंट होता है वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट्स और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बल्कि जैसे हमारा एस्पिरेशनल होता है। तो मेरा रोल बेसिकली हेल्थ सेक्टर और हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड ज्यादातर रहा है। एक बहुत ही डिफिकल्ट लाइफस्टाइल डिजीज बन के आ रही है, उभर रही है कैंसर। तो उस पे बहुत काम करने को है पॉलिसी एरिया में। तो उस पे भी हम लोगों का काफी काम आता है और ध्यान रहता है। अमेज़िंग। सो जैसा ऋषि जी आपने बताया कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है, क्योंकि हेल्थ जो है शायद हमारे देश में स्टेट सब्जेक्ट है और हर स्टेट गवर्नमेंट के अलग-अलग स्कीम्स या उनके अलग-अलग प्रायोरिटीज़ हो सकते हैं। तो जैसे एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, जैसे एक आयुष्मान भारत है। बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग करीब उसमें जो है बेनिफिट हो रहे हैं। तो ये कैसे काम कैसे करती है? मतलब क्या ये पैरेलल चलती है? क्या कोई व्यक्ति जो है वो दोनों स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं, या जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम मिल गई वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम से प्रभावित नहीं हो सकते? ये कैसे काम कैसे करता है ये? जी, तो आयुष्मान भारत के भी एक्चुअली दो पहलू हैं। एक तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, जिसमें आप देखेंगे तो कैंसर का प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग, इन पहलुओं पे ध्यान देता है। वो जो एक एस्पेक्ट है आयुष्मान भारत का, तो वो अब करीब देश भर में हमारे 1.5 लाख ऐसे सेंटर बन गए हैं या बहुत एडवांस स्टेज पे हैं। और उनका यही आइडिया है कि हम उनके थ्रू लोगों में अवेयरनेस पहुंचाएं और जो स्क्रीनिंग करें, जो मेजर मेजर कैंसर होते हैं, ओरल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर हैं, जो बहुत हद तक प्रेवलेंट होते हैं, उनकी हम स्क्रीनिंग करने की कोशिश करें, अर्ली डिटेक्शन। क्योंकि हमारे देश में ये बहुत गैप है। जो जी। बहुत कैंसर्स हैं उसके सोसाइटल रीजंस हैं, उनके बहुत और रीजंस हैं, लेकिन कैंसर्स एडवांस स्टेज पे पता चलते हैं ज्यादातर। तो जब वो स्टेज 3 स्टेज 4 पे पहुंच जाते हैं तब पता चलता है। तो हमारा ये कोशिश है इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के थ्रू कि हम जल्दी डिटेक्ट कर पाए, जिससे कि उसका इलाज ज्यादा इफेक्टिव हो सके, ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सके। तो वो एक पहलू है आयुष्मान भारत का। जी। दूसरा जो है वो है इंश्योरेंस का, जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें कि कैंसर के भी अलग अलग टाइप के जो ट्रीट्स हैं वो कवर होते हैं। तो जिस तरह से ये चलता है, सेंट्रल स्कीम जो है, बहुत सारे राज्य हैं जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन राज्यों के पास ये एबिलिटी है कि उसमें फर्दर अपनी तरफ से टॉप अप भी कर सकते हैं, या वो उसको अपनी स्टेट स्कीम के साथ एक तरह से मिला के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो कई जगहों में, कई स्टेट्स में आप देखेंगे कि जो आयुष्मान भारत के क्राइटेरिया है कि किन बेनिफिशरीज को सेवाएं मिलनी चाहिए, उससे आगे जाके भी कुछ राज्य सरकारों ने बेनिफिशरीज को इसमें जोड़ा है।
तो या एडिशनल सर्विसेज जोड़ी हैं। तो आयुष्मान भारत एक तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एफर्ट है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं और स्टेट की जो स्कीम्स हैं वो भी उसमें जुड़ सकती हैं, वो भी उसको, और स्टेट सब्जेक्ट है भारत में। तो अल्टीमेटली राज्य सरकार जो है उसका अल्टीमेट से है कि क्या इम्प्लीमेंट होना है, कैसे इम्प्लीमेंट होना है। सेंटर एक इनेबलर है, लेकिन अल्टीमेट इम्प्लीमेंटेशन हमारी राज्य सरकारों पे ही आता है। तो आयुष्मान भारत में भी आप यही देखेंगे कि कई स्टेट्स ने इसी पे बिल्ड करके और एडिशनल बेनिफिट्स या और एडिशनल बेनिफिशरीज जो हैं अपने अपने राज्य में उनको जोड़ा है। और ये भी एक तरह से इवॉल्विंग है, क्योंकि हम्म। ये कोई मतलब वन टाइम इस तरह का एक्सरसाइज नहीं होता है। ये स्कीम भी इवॉल्व करेगी, ये प्रोग्राम भी आगे जाके इवॉल्व करेगा, और इसमें आप देखेंगे अलग अलग तरह का एक्सपेंशन भी हो सकता है। जो पैकेजेस हैं, किस तरह के ट्रीटमेंट्स कवर हो रहे हैं, जो कि ये कॉन्स्टेंटली रिव्यू होता है कि कितना क्या कवर होना चाहिए, किस कॉस्ट पे कवर होना चाहिए। तो इसमें आगे जाके आप रिविजन्स भी देखेंगे, मतलब वन जी। ऑफ एक्सरसाइज की तरह नहीं है। तो इसमें आगे भी मॉडिफिकेशंस होते रहेंगे। ग्रेट। उर्वशी जी, अगर हम एक जर्नी, क्योंकि हम कैंसर में जर्नी की बात करते हैं, बिकॉज एक बड़ी डिसीज है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। सो अगर हम पेशेंट की जर्नी की अगर हम बात करते हैं आयुष्मान भारत से रिलेटेड, तो कैसे, मतलब ये शुरुआत कैसे होती है कि कहाँ जो है व्यक्ति अपना एनरोलमेंट करा सकता है? बिकॉज ये जो हमारा शो है, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और देखेंगे। मतलब कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ लिख तो नहीं पाते हैं, लेकिन क्योंकि हम हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, तो अगर वो जानने के इच्छुक हैं कि कैसे वो एनरोल कर सकते हैं और कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, तो उसकी जर्नी क्या होती है? मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें कवर होती हैं, क्या चीज़ें कवर नहीं होती हैं, इसकी लिमिट क्या होती है, कौन लोग इसका एलिजिबल होते हैं इस स्कीम के लिए? अगर वो जर्नी आप हमें एक बता हाँ, सकें तो तो। आयुष्मान भारत में जो ये इंश्योरेंस स्कीम है, उसमें जो फैमिलीज एलिजिबल हैं, वो हमारी जो सोशियो इकोनॉमिकली सबसे पुअर फैमिलीज हैं, अभी उन्हीं को हमने एलिजिबिलिटी करी है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और 5 लाख का पर ईयर पर फैमिली जो ओवरऑल हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो कवर होते हैं स्कीम में। वो किसी भी तरह के हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो अगर उस वो पैकेज इंक्लूडेड है अगर आयुष्मान भारत में। और मतलब रजिस्ट्रेशन इसमें मोस्टली काफी सिंपल होता है। एक नंबर होता है, अगर आप उस पर कॉल करें आप अपना एलिजिबिलिटी भी जान सकते हैं। और आयुष्मान कार्ड भी, आप कोई भी एम्पैनल्ड अस्पताल हो, वो पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। कई जगहों में आपको प्राइवेट अस्पताल भी हैं जो आयुष्मान में एम्पैनल्ड हैं, और पब्लिक तो हैं ही काफी। तो आपको जाके वहाँ एक अपना आयुष्मान कार्ड मिल सकता है, आप सिंपली उसमें रजिस्टर करके। और ये 5 लाख का पर ईयर अभी जो लिमिट है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का, उसमें कवर रहता है। ये ऑफ कोर्स अभी हॉस्पिटलाइजेशन फोकस स्कीम है। तो जो हॉस्पिटलाइज होते हैं लोग, उनके एक्सपेंसेस अभी कवर होते हैं। आगे इसमें चर्चा है कि और भी तरह के हमें देखने चाहिए कि हम कवर कर सकते हैं कि नहीं एक्सपेंसेस, हम्म। जो कि जैसा मैंने कहा नीड्स लोगों की बदलती रहती हैं, इवॉल्व होती रहती हैं। और कैंसर में तो खास तौर से जो नेचर ऑफ ट्रीटमेंट्स है वो भी इवॉल्व कर रहा है। हर जी। चीज के लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। हम्म। तो हम वो आगे जाके ये भी देख रहे हैं। और कुछ स्टेट्स में आप देखेंगे कि पैकेजेस अलग अलग हैं, तो आप जिस स्टेट में हैं वहां का समझना बहुत जरूरी है। मतलब इसका कोई एक यूनिवर्सल आंसर नहीं है। जिस ओके। स्टेट में है आपको उस स्टेट का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या पैकेजेस में कवर्ड है, वो जरूरी है जानना। क्योंकि जैसा मैंने कहा, आयुष्मान के ऊपर कई स्टेट्स ने काफी एक अपनी तरफ से एक टॉप अप किया है एक तरह हम्म। से। अपनी तरफ से भी उन्होंने कुछ एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं। तो आप स्टेट लेवल पे इसको समझेंगे तो वो बेहतर रहेगा। बट ओवरऑल मैं यही कहूंगी कि मतलब काफी सिंपल है इसमें रजिस्ट्रेशन। और किसी भी एम्पैनल्ड अस्पताल पे आप जाएं तो वो मतलब आपको डिनाई नहीं कर सकते हैं ट्रीटमेंट। अगर आप आयुष्मान कार्ड है, आप उस कैटेगरी की फैमिली में आते हैं, जो मैंने कहा जो सोशियो इकोनॉमिकली हमारी वीकेस्ट सेक्शंस हैं, अभी आयुष्मान उन्हीं को टारगेट करता है। हम्म। और जो बॉटम ऑफ द पिरामिड जो हम कहते हैं, जो सबसे वीक जी। फैमिलीज हैं, गरीब हैं, बिकॉज हमें पता है वहां सबसे ज्यादा नीड है। हम्म। तो शुरुआत इस स्कीम की वहीं से हुई है। लेकिन मैंने जैसे कहा, राज्य सरकारें उसके अलग, उसके अलावा क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही वो भी आपको जानना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप जिस राज्य में हैं कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट्स वहां की सरकार दे रही हो, तो उसके बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है।
जी, उर्वशी जी, मेरा 2 सवाल हैं छोटे-छोटे इसी संदर्भ में। एक तो क्या, क्योंकि ये इंश्योरेंस स्कीम है, तो क्या किसी को कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है? किसी को कुछ पे करना पड़ता है ये सेवा लेने के लिए? दूसरा कि जैसे मान लीजिए कि कई बार जो है हम प्रेडिक्ट नहीं करते हैं ना, हम इंश्योरेंस, दैट इज़ व्हाई हमारे देश में इतना पुअर पेनिट्रेशन है। हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा। तो जब लोगों को कोई बीमारी हो जाती है, जो हमारे टारगेट पॉपुलेशन है आयुष्मान भारत के, क्या उसके बाद भी वो ये इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, या ऐसा होता है कि मतलब पहले से अगर आपने नहीं लिया है और अगर डिटेक्शन हो गया है तो आपको ये नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वही मैंने जैसे कहा कि चूंकि ये हॉस्पिटलाइजेशन को टारगेट करता है, तो ये अज्यूम्ड है कि जो पेशेंट आ रहा है उसको ऐसी जरूरत है कि वो हॉस्पिटलाइज हो रहा है। हुँ, तो इस तरह से कोई एक्सक्लूजन नहीं रखा गया है और आपको कुछ उस तरह का पेमेंट नहीं देना है। तो उस लिमिट तक तो आपको मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप कुछ देंगे। पर जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि ये 5 लाख से ज्यादा भी कोई एडिशनल बेनिफिट आपकी राज्य सरकार को दे रही है, उन्होंने कुछ टॉप अप किया हो अपनी तरफ से, या इंक्लूजन क्राइटेरिया है वो और ब्रॉडर रखा हो। क्योंकि आयुष्मान भारत एक SCCC करके जो लिस्ट होती है, उसमें जो बेनिफिशियरीज आते हैं उसको हुँ, कवर करता है, लेकिन कई राज्य सरकारें हैं जो इसके आगे भी जाके उन्होंने बेनिफिशियरीज को इंक्लूड करा हुआ है, जो थोड़े से सोशो इकोनॉमिकली थोड़े से बेहतर भी हैं, उनको भी कवर किया हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो एक्चुअल जो स्टेटस है वो सेंटर स्टेट दोनों का मिला के समझेंगे तो बेटर रहेगा, लेकिन 5 लाख तक का एटलीस्ट आयुष्मान भारत में कोई वो नहीं है कि आप कुछ एडिशनल दें, या आपका कोई ऐसा एक्सक्लूजन है, वो नहीं है स्कीम में। उर्वशी जी, आपका क्योंकि डिपार्टमेंट जो है, आप जैसा आपने शुरू में ही बताया कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट के साथ में काफ़ी काम होता है, तो कोई ऐसे 2-3 स्टेट्स आपको लगता है कि मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, और उनके बारे में आप बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ शेयर करना चाहेंगे कि मतलब सो दैट वी वी आर अवेयर, एंड स्पेशली अगर उस प्रदेश के लोग अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो दे आर एटलीस्ट अवेयर एंड सेंसिटाइज्ड अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन? नहीं, देखिए, मतलब 2-3 सिर्फ स्टेट्स का नाम लेना शायद मतलब फेयर नहीं होगा, क्योंकि हर स्टेट एक तरह से अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। मतलब हमारे यहाँ स्टेट्स ही देश के बराबर है साइज ही, वो दुनिया की सबसे चौथी या पांचवी पॉपुलस कंट्री माना जाता है। तो चुनौती बहुत अलग तरह की है, हुँ, मतलब आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किसी को भी कंपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अलग अलग स्टेट्स जो हैं, इसमें अलग अलग तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस ला रहे हैं। जैसे कि ये एक इंश्योरेंस स्कीम है, मैंने कहा शुरू में भी, तो इंश्योरेंस में ये रहता है कि कई बार आपको डर रहता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, जी। कोई हॉस्पिटल गलत तरीके से किसी पेशेंट को ट्रीट तो नहीं कर रहा है। तो हुँ, इस तरह के बहुत डर रहते हैं इंश्योरेंस स्कीम में। तो अलग अलग स्टेट्स ने इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत तरह के कंट्रोल्स लगाने की कोशिश की है, और वो आगे भी सिस्टम बेहतर हो रहे हैं कि अगर कोई फ्रॉड लग रहा है तो उसको कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिटेक्ट कर पाए, क्योंकि इंश्योरेंस में बहुत बार ये समस्या रहती है। या अगर कोई अस्पताल किसी को पेशेंट को गलत तरीके से कोई सर्विस डिनाई कर रहा है, तो उस हुँ, बात का हम जल्दी से कैसे अनुमान लगा सकते हैं टेक्नोलॉजी यूज करके, बेहतर प्रोसेस यूज करके। तो बहुत जगहों पे ये इनोवेशन हो रहा है, बहुत जगहों पे ये प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस हो रही है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट्स के साथ काम कर रही है। जो हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, वो आयुष्मान भारत, वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बहुत अहम रोल निभाती है, और जो ज्यादातर टेक्नोलॉजी नो हाउ है वो वहां से आता है, और उनका इसी सब पे ज्यादा ध्यान रहता है कि फ्रॉड का इशू ना आए, क्योंकि इंश्योरेंस स्कीम में अगर फ्रॉड का एक बार इशू आ गया तो सबका विश्वास उठ जाता है। बिल्कुल। तो फ्रॉड ना आए, कॉस्ट जो है कंट्रोल में रहे, पेशेंट को किसी को डिनाई ना की जाए सर्विस जिसको मिलनी चाहिए। तो हुँ, इस तरह के जो इश्यूज हैं उन पे अभी आप देखेंगे तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है, और स्पेशली टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। तो अलग अलग स्टेट्स अपने तरीके से इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। और सेंटर पे जैसा मैंने कहा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी स्पेशली की तरफ से उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है इसमें, कि वो किस तरह से अपने जो ये होल इंश्योरेंस सिस्टम के रोल आउट को एक मजबूत बनाएं, और इसकी अवेयरनेस भी बढ़ाएं। हुँ, एक और है कि आप अवेयरनेस बढ़ाइए इस स्कीम की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एलिजिबल फैमिली है लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हम एलिजिबल हैं। एग्ज़ैक्टली। तो वो भी एक बहुत जरूरी बात है। तो बल्कि उन्होंने एक डोर टू डोर कैंपेन का भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वो करा था कि हम डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे,
जिन जिन जगहों में आयुष्मान भारत कार्ड्स का कम पेनिट्रेशन है, कि हम कैसे ज्यादा लोगों में अवेयरनेस करें, लोगों को जोड़ें इसके साथ, तो वो भी एक ऑनगोइंग एफर्ट है। और उसमें भी सेंटर सब राज्य सरकारों के साथ काम कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हो एलिजिबल और उसको पता नहीं हो इसके बारे में, या वो छूट बिल्कुल। जाए स्कीम में से। तो हमारा देश बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लार्ज नंबर्स को हमें रीच करना है, तो वो तो इशू रहता ही है कि आप हर किसी को कैसे रीच करेंगे। तो हम्म। उसमें भी एक बहुत एफर्ट हो रहा है कि हम सिविल सोसाइटी को भी जोड़ें और स्टेक होल्डर्स को जोड़ें, हम्म। और लोगों को अवेयर कराएं इस स्कीम के बारे में, लेकिन साथ ही स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को मजबूत करें, और ये इंश्योर करें कि उसमें कोई पेशेंट को समस्या ना हो, फ्रॉड जैसे इश्यूज ना हो, जो कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है इंश्योरेंस प्रोग्राम्स के साथ दुनिया भर में, मतलब ये सिर्फ करेक्ट। इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। सो उन चीजों पे अभी बहुत काम चल रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के साथ। उर्वशी जी, आपने क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की बात करी, तो आई हैव अनदर क्वेरी रिगार्डिंग दैट, बट उसके पहले मुझे ये बताइए कि जैसे अगर हम इसको इंश्योरेंस की तरह से देख रहे हैं, सो IRDA होता है, अगर कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम डिनाई करती है या जो जो सुविधाएं हैं वो डिनाई करती है, तो क्या आयुष्मान भारत में भी ऐसा कुछ ग्रीवांस रिडर्सल सिस्टम है, मतलब जहाँ पे लोग बता सकें कि भाई हमको ये सर्विस नहीं दी गई है, या उसके बारे में और जान सकें? हाँ है, मतलब अगेन हर स्टेट में थोड़ा फर्क होगा, सिस्टम हम्म। एग्जैक्टली सेम तरीके से नहीं ऑपरेट करेगा, हम्म। लेकिन है, मतलब प्रोग्राम में ग्रीवेंस रिड्रेसल बिल्ट इन है। और उसी का मैं रेफर भी कर रही थी कि वही सिस्टम्स के लोगों को डिनाई ना किया जाए अनफेयरली, उस तरह के जो इश्यूज हैं वो वेरी मच है सिस्टम में। तो वो एग्जैक्ट उसका मैकेनिज्म क्या है, वो स्टेट लेवल पे बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें, क्योंकि हर स्टेट ने थोड़ा सा अलग एक तरीका निकाल रखा है। हम्म। लेकिन एज अ फिलोसफी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत कि मतलब किसी के साथ ये इशू ना हो, बट इनवेरेबली इतने लार्ज स्केल पे आप कोई ऐसी स्कीम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इश्यूज आएंगे, ऐसा नहीं कि कोई करेक्ट। कभी इशू नहीं आता, इश्यूज आएंगे, लेकिन आपके पास उसको एड्रेस करने के मैकेनिज्म्स होने चाहिए। उस पे ध्यान है हमारा कि वो जो इशू हो वो एड्रेस हो पाए टाइमली, और एक डिटरेंट हो कि आगे जाके ऐसे इश्यूज ना आए ज्यादा, हम्म। उस पे ध्यान है गवर्नमेंट का। जी। नाउ कमिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, क्योंकि जैसा आप भी इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक इतनी एम्बिशियस और इतनी अच्छी स्कीम जिससे मतलब लिटरली हर व्यक्ति को फायदा हो सकता है, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप, आई आई हैव हर्ड कपल ऑफ ओपिनियंस ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपने बात करी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, जैसे बातें होती हैं कि कैसे जो है लोग जुड़ सकते हैं इन इनिशिएटिव से और उसको और सशक्त बनाने में, मजबूत बनाने में जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो किस तरह के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स चल रहे हैं और किस तरह का, मतलब आप क्या देखती हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इन 5 years कैसा इसका इम्प्लीमेंटेशन या कैसा इसका पेनिट्रेशन होने वाला है? जी, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है मल्टीपल लेवल्स पे, और स्पेशली जो सप्लाई है सर्विसेज का, उसको टियर 2 टियर 3 जो हमारे इलाके हैं, रिमोट, रूरल, ट्राइबल, जो कि मतलब हेल्थ केयर सर्विस आपको सिर्फ दिल्ली या मुंबई में तो प्रोवाइड करनी नहीं है, हम्म। आपको देश भर में करनी है, गरीब से गरीब इलाके में प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए जो एक फोकस गवर्नमेंट का इसमें है, और आगे भी रहेगा, कि प्राइवेट सेक्टर को हम कैसे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि वो इन पुअरर लोकेशंस में भी सेटअप करें। वो एक बहुत मेजर चीज है, क्योंकि अभी आप देखेंगे मेजोरिटी ऑफ इंडियाज प्राइवेट सेक्टर, जो कॉरपोरेट प्राइवेट सेक्टर है, ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर है, वो बड़े शहरों में है। जी। जी। वो हमारे छोटे शहरों में, छोटे गांव में आप नहीं पाएंगे उनको, और बाकी का प्राइवेट सेक्टर बहुत हद तक अनऑर्गेनाइज्ड, इनफॉर्मल, वेरिएबल क्वालिटी का है। तो हम्म। इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब हम इंडिया में कहते हैं, इंपॉर्टेंट है समझना कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज नॉट अपोलो एंड मेदांता एंड फोर्टिस। करेक्ट। यस। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर in India is informal, हम्म। informal, 2 bedded 3 bedded establishments, that is majority of our private sector। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट का और पॉलिसी का चैलेंज हो जाता है कि हम किस तरह से प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करें कि वो इन एरियाज में भी जाए, और प्राइवेट सेक्टर की मदद करें कि वो ऑर्गेनाइज ज्यादा हो सके। ये छोटे छोटे जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं कैसे ऑर्गेनाइज हो सके, इनकी क्वालिटी कैसे बेटर हो सके, उन चीजों पे स्पेशली हमें ध्यान देना है, क्योंकि सिर्फ बड़ी बड़ी चेन से प्राइवेट सेक्टर
का मतलब नहीं होता इंडिया में। जी। और वो बात समझनी बहुत जरूरी हो जाती है। तो सो वो आई थिंक फ्रॉम अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव हमारा फोकस है कि हम सप्लाई कैसे बढ़ाएं ऑफ हेल्थ सर्विसेज, बिकॉज एन इंश्योरेंस स्कीम इज ओनली एज गुड एज द हेल्थ सर्विसेज यू कैन प्रोवाइड। करेक्ट। अगर हेल्थ सर्विस ही नहीं है तो फिर इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं है। तो फोकस हमारा उसमें भी है आयुष्मान भारत में कि हम कैसे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर का पोटेंशियल है हम उसको देश के और इलाकों में लेके जाएं, उसको सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या बड़े सिटीज में वो लिमिटेड ना रहे। हम्म। तो ये एक बड़ा एवेन्यू है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। दूसरा ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा टेक्नोलॉजी यूज। हम्म। टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर में बहुत इनोवेशंस होते हैं, स्टार्टअप्स में बहुत इनोवेशंस होते हैं। हम्म। तो उनको भी हम चैनलाइज करने का एफर्ट करते हैं कि हम उसको गवर्नमेंट सिस्टम में लाएं, गवर्नमेंट सिस्टम्स को और बेहतरीन बनाएं और स्ट्रॉन्ग करें। जैसा कि मैंने कहा इंश्योरेंस के इम्प्लीमेंटेशन में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। तो वो भी एक बहुत एवेन्यू बड़ा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। और उसमें हैं भी काफी पार्टनरशिप्स आगे, मतलब और भी होंगी। तो आई थिंक ब्रॉडली तो ये दो हैं, बट सबसे ज्यादा सक्सेस जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि हर स्टेक होल्डर दूसरे की पर्सपेक्टिव को समझ पाए। जो कि ये पब्लिक प्राइवेट का इंडिया में काफी डाइकोटमी रहता है, कई बार एक मिसट्रस्ट रहता है, हम्म। वन मिसट्रस्ट द अदर। तो दोनों तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इशू एड्रेस हो पाए, कि मतलब प्राइवेट सेक्टर भी समझ पाए कि भाई गवर्नमेंट का क्या फिलॉसफी है, किस तरह से काम होता है, क्या कंपल्शंस हैं। एंड इक्वली हम लोग समझें कि प्राइवेट सेक्टर का क्या क्या इश्यूज रहते हैं, कंपल्शंस रहते हैं, किस बेसिस पे वो लोग काम करते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल टू ड्राइव द सक्सेस हम लोग इस एरिया में स्पेशली स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक म्यूचुअल ट्रस्ट है हम्म। पब्लिक और प्राइवेट के बीच में वो और मजबूत हो। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ द एपिसोड। मुझे एक और बात आपसे जाननी है रोशी जी। देखिए, जब हम बात करते हैं समाज की और दुनियादारी की, तो अपने हक के बारे में, राइट्स के बारे में सब लोग बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो है वो बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। लेकिन हकीकत ये है कि जब तक हम खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें हम मूव ही नहीं कर सकते हैं। सो जब बात आती है इतनी बड़े लेवल की स्कीम्स की, जैसा कि आपने इतने विस्तार में बताया और बहुत क्रिस्पली बताया, तो जो सिटीजन्स हैं या जो भी नागरिक हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दीज गवर्नमेंट स्कीम्स? इफ यू कैन शेयर समथिंग अबाउट दैट, सो दैट जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी समझ पाए कि भाई, अगर सरकार की ये जिम्मेदारी है, सरकार ने हमें ये राइट्स दिए हैं कि हमारे लिए इतना कर रही है, तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड कैसे मुझे जो है प्रतिबद्ध और कटिबद्ध रहना है उसके लिए। जी। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि आयुष्मान भारत अभी है, पीएमजे है, वो जो हमारे वीकेस्ट सोशियो इकोनॉमिकली वीकेस्ट सेक्शंस हैं उनको अभी सपोर्ट करता है, एंड राइटफुली सो। मतलब शुरुआत किसी भी गवर्नमेंट स्कीम की स्पेशली हमको वही करनी है। ऐसा नहीं कि और लोगों को नीड नहीं है, इसीलिए हम कई बार ये भी डिस्कशन करते हैं कि एक मिसिंग मिडिल जो है भारत में, जो जी। कि ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल पोरेस्ट नहीं है, हम्म। लेकिन बिल्कुल हाई इनकम के कैटेगरी के भी नहीं है, तो उनके पास भी इंश्योरेंस नहीं है। कई करेक्ट। ऐसे इंडिपेंडेंटली एम्प्लॉयड लोग हैं इंडिया में, तो हम ये भी कई बार चर्चा करते हैं कि हम आगे जाके आयुष्मान भारत को या वैसे किसी प्रोग्राम को और एक्सपैंड भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमने शुरुआत की है वो की है जो सबसे हमारी सोशियो इकोनॉमिकली पोरेस्ट फैमिलीज हैं। तो एक सिटीजन्स का भी बहुत एक इसमें दायित्व बनता है कि आप भी इस स्कीम से, आपकी हाउस हेल्प हो, हम्म। आपके यहाँ डोमेस्टिक हेल्प हो, आपके यहाँ ड्राइवर हो, क्लीनर हो, हम देख ले, हम सिटीज में ही आप किसी हाउस होल्ड में देखें कितने लोग काम ही करते हैं आपके घर में। जी। मतलब मैं यही नहीं कह रही कि आप बहुत दूर जाएं, हम्म। आपके घर में ही जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को देखिए कि आयुष्मान भारत में वो क्या एलिजिबल हो सकते हैं, क्या उनको जोड़ा जा सकता है आयुष्मान भारत से, या और भी स्कीम्स हैं उनको क्या फायदा। जैसे मैंने कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तो कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आपकी स्क्रीनिंग हो सकती है वहां पे। तो आप लोगों को भेजिए वहां पे, अगर आपके सर्कल में लोग हैं जिनको आप जानते हैं जो एलिजिबल हैं, आप उनको इनकरेज करिए कि आप जाइए, आप अपना स्क्रीनिंग कराइए। क्योंकि इंश्योरेंस तो बात की बात है, मतलब इंश्योरेंस की जरूरत पड़ गई हॉस्पिटल जाने की, मतलब तब तक तो आप बीमार पड़ चुके हैं। जी। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि बीमार पड़ने से पहले ही हम लोगों में कैसे ये एक प्रोएक्टिवनेस लाएं।
कि भाई आप जाइए, ये सरकार की सुविधा है, मिल रही है, आप जाइए, और अगर उसमें सुविधा में प्रॉब्लम है तो फिर आप उसमें आवाज उठाइए। मतलब ये भी तो ये एक सिटीजन का जो एम्पावरमेंट है, या सिटीजन को जो प्रोएक्टिव रोल प्ले करने की जरूरत है, वो हेल्थ में बहुत जरूरी है। क्योंकि सरकार सर्विस दे सकती है, प्राइवेट सेक्टर दे सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपका बहुत एक दायित्व बनता है कि मुझे अपनी हेल्थ के लिए क्या करना है, और राइट। मुझे अपनी हेल्थ के लिए क्या सर्विस डिमांड करनी है। तो स्पेशली समथिंग लाइक आयुष्मान भारत, हेल्थ इंश्योरेंस, आई वुड से कि स्पेशली जो लोग हैं हमारे साथ, जो जैसे आपने कहा कोई लोग शायद पढ़ लिख भी ना सकें, उनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं हो, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हम हमारे साथ वो हैं, हम लोग एजुकेटेड हैं, हम समझ सकते हैं, तो हमें जोड़ना चाहिए ऐसे लोगों को कि आप इस स्कीम से जुड़ें, ये आपके लिए भी इस स्कीम में बेनिफिट है। तो दैट इज वेयर आई थिंक कि एक सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि हर चीज, कोई भी गवर्नमेंट हर चीज अकेले नहीं कर सकती। जब तक कि हमें साथ ना मिले, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे सिटीजन्स का हो, तो हम पूरी तरह से सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते, स्पेशली भारत जैसे देश जो इतना बड़ा जी। है, इतना डाइवर्स है, जी। और इतने चैलेंजेस हैं हमारे। तो एक वही मेरा अपील रहेगा एक तरह से लोगों को, तो अपने अपने आप को भी एजुकेट करें, खुद को भी आप जाइए स्क्रीनिंग के लिए, डॉक्टर से बात करिए, सोचिए कि आपकी हेल्थ के लिए क्या बेहतर है। लेकिन हम्म। आपके साथ भी जो लोग हैं, आपका स्टाफ है, आपके कंपनी में लोग काम कर रहे होंगे, आपके घर में काम कर रहे हैं, आप उनको भी ये मैसेज पहुंचाइए। तभी अगर हर कोई ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तभी हम एक तरह से इतने बड़े देश में हर इंसान तक पहुंच पाएंगे। अमेजिंग उर्वशी जी, आपसे मैं जब जब बात करता हूँ ना, आई रियली गेट इंस्पायर्ड एंड आई विश टू स्पीक मोर ऑफन एंड टॉक मोर अबाउट द हेल्थ पॉलिसीज, स्पेशली कैंसर, जहाँ पे हम काफ़ी सारा काम करने की कोशिश करते हैं। एंड अगर आप हमारा एपिसोड देख रहे हैं, आपको पसंद आया, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू रिवर्ट यू। उर्वशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के धन्यवाद। लिए, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इतने छोटे कैप्सूल में शेयर करने के लिए। आई एम श्योर वी आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड विद दिस इन्फॉर्मेशन, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जल्दी मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो जी मच। बिल्कुल, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।